हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 6। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई से संबंधित अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? रैयतवाड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप ध्यान रख सकते हैं कि कर्नल रीड ने 12 माइल क्षेत्र में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रायोगिक रूप से इसको लागू किया था। वैसे हम बात करें वास्तविक रूप में तो टॉमस मुनरो ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में इसका प्रयोग किया था। वास्तविक अर्थ में बात करें तो 1820 के आसपास में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था, जब मुनरो मद्रास से गवर्नर था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक और लागू करने का श्रेय देखा जाए तो मुनरो को ही कहा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें थोड़ा सा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में याद रखना है कि इसे 1793 में लाया गया था। किनके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। रैयतवाड़ी के बारे में बात याद रखना है। रैयतवाड़ी वैसे तो 1792 में कर्नल रीड के द्वारा ये प्रायोगिक रूप से इसको लागू किया गया था, बट इसके जनक जो कह सकते हैं वो टॉमस मुनरो हैं। ठीक है, और इसे 1820 के आसपास लाया गया था। तो इसके जनक कौन है? टॉमस मुनरो। ठीक ना। और वहीं बात करें महलवाड़ी की व्यवस्था के बारे में, तो इसे लाने का श्रेय जाता है मैकेंजी को, हॉल्ट मैकेंजी को। कब? 1822 में। हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। थोड़ा सा बात करें यहाँ पे कि अस्थायी बंदोबस्त क्या था। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मोटा मोटी तौर पर हम कहें तो अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी और किसानों को अधीनस्थ रैयत अर्थात छोटा किसान में परिवर्तित कर दिया गया था। सामुदायिक संपत्ति को जमींदारों के स्वामित्व में कर दिया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सामुदायिक संपत्ति हुआ करती थी, जिस पर किसान मिल करके खेती करते थे ना, तो उनका जो जमींदारी है वो किनको दे दिया गया था? जमींदारों को दे दिया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो ये क्या था? तो इसके बारे में आपको याद रखनी है रैयतवाड़ी के बारे में कि ये इसमें आप देखेंगे कि जो इस व्यवस्था में देखेंगे कि जो रैयत थे, है ना, कि जो किसान थे उनको भूमि का स्वामी बनाया गया था और प्रत्येक रैयत के साथ सरकार ने भू राजस्व का प्रबंधन किया हुआ था। ठीक है, इसी तहत भूमि की खरीद बिक्री हो सकती थी, आपको ये भी याद रखना है। और ये भी ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो राजस्व थी वो घट बढ़ सकता था, यानी बढ़ाया जा सकता था या भी घटाया भी जा सकता था। ये भी आपको याद रखनी है। सीधे तौर पर कहें तो इसमें भू राजस्व का निर्धारण अस्थायी रूप से नहीं किया गया, अप्रत्युत समय समय पर इसकी दर बढ़ाई जा सकती थी। और ये भी याद रखना है कि सामुदायिक संपत्ति को सरकार के स्वामित्व में रखा गया था। ठीक है, सामुदायिक जो संपत्ति थी उन्हें सरकार के स्वामित्व में रखा गया था। ठीक है, जबकि हम अस्थायी बंदोबस्त में देखे थे ना कि जमींदारों को दे दी गई थी वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं महलवाड़ी की व्यवस्था के बारे में। तो इसमें ध्यान रखना है इसमें भू राजस्व का प्रबंधन सामूहिक रूप से गांव अथवा ग्राम समूह को के साथ में किया गया था। ठीक है, सामान्यतः भू राजस्व की वसूली गांव के जो मुखिया होते थे अथवा जो मुकद्दम होते थे उनके माध्यम से ये की जाती थी, परंतु कुछ क्षेत्रों में जमींदारों को भी जोड़ा गया था, परंतु जमींदारों के विशेषाधिकारों को स्तुति नहीं किया गया, बल्कि राजस्व संग्रह एवज में उन्हें थोड़ा सा कमीशन दे दिया जाता था। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखनी है। तो ये तीनों व्यवस्था थी, तीनों का आप नाम भी याद रख सकते हैं, कौन कौन किसे जनक हैं, कब इन्हें लाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं।
चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वैसे आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। वैसे बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी 1867 ईस्वी में। ठीक है 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे बम्बई में। ठीक है और किन के प्रेरणा से की गई थी तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। ठीक है महादेव गोविंद रानाडे, बाल मंगेश वागले और वामन आजावी मोदक ने भी प्रार्थना समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन तीनों का भी नाम जरूर याद रखिएगा। कौन कौन बाल मंगेश बागले और वामन आबाजी मोदक। थोड़ा सा नाम थोड़ा अटपटा लगेगा आपको बट इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। ठीक है जब स्थापना हो रही थी तो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन तीनों ने। दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखना है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है याद रहेगा। आपको याद होगा दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है और 1877 में याद है ना कि 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था लाहौर में है ना। और साथ ही साथ विवेकानंद के बारे में याद रख सकते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था नरेंद्रनाथ दत्त नाम था इनका। ठीक है इन्होंने देखेंगे कि शिकागो में है ना, शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था 1893 में। 23 सवाल पूछा जाता है कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिए थे कहाँ दिए थे। इन सब चीज़ों से सवाल पूछा जाता है आपको याद रखनी चाहिए। वैसे इनका एक इन्होंने भी एक चीज़ का गठन किया था वेदांत सोसाइटी है ना। कब किए थे 1894 में। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है वेदांत सोसाइटी। ठीक है तो याद रखना है 1894 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार हेतु ये इसकी स्थापना की गई थी है ना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और विवेकानंद ने ही कहा था माफ़ कीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। पंडित राव, सुमंत, अमात्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है शिवाजी के मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ठीक है और ये भी याद रखना है कि शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत अब देखेंगे कि बहुत सारे पदनाम और संबंधित उसके विभाग हैं है ना। जैसे पेशवा कौन थे जिसके कार्य क्या थे, जिसके कार्य थे अष्टप्रधान के प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री। पेशवा क्या होते थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सुमंत थे। सुमंत विदेश मामले के प्रमुख हुआ करते थे। अमात्य क्या थे तो ये राज्य की आय व्यय मामले के प्रमुख होते थे। ठीक है तो इससे आप याद रख सकते हैं यहाँ पे अमात्य क्या थे, अमात्य थे राज्य की आय व्यय है ना, आय व्यय मामले का प्रमुख हुआ करते थे। सुमंत कौन होते थे तो इसका सही आंसर है ये अष्टप्रधान जो विदेश मंत्री को कहा जाता था। ठीक है तो यहाँ पे सही आंसर ही क्या है सुमंत है। और पंडित एक आपका यहाँ पे है पंडित राव, ये धार्मिक मामले के प्रमुख हुआ करते थे। मामले के प्रमुख। ठीक है तो ध्यान रखना यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन है सुमंत। ठीक चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना, मेहर परियोजना, फरक्का परियोजना, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक ना तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
पता होना चाहिए। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थल, मछली पालन, घरेलू जल आपूर्ति, नेविगेशन, है ना। इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, इसका लाभ प्राप्त किए जाते हैं इन सब चीज़ों से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है रावी और गंगा, ब्यास और रावी, सतलज और रावी एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। ठीक है, दो नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं, है ना। आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है ना। जैसे कि एक ये नदी बह रही है और एक ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, इसे ही कहा जाता है बारी दोआब। एक नदी इधर बह रही है, एक नदी इधर बह रही है, इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बारी दोआब कहा जाता है। ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है, गोदावरी डेल्टा पूर्व तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश राज्य में ये बनता है। महानदी डेल्टा उड़ीसा में स्थित है, याद रखनी है, और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आई थिंक ये आसान सा सवाल है। सही आंसर होगा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चोमायुंगडुंग हिमनद से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है ना। ये तो सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। चलिए, तिब्बत में वैसे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ना, जहाँ पे इसे दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये नदी कहाँ जाती है? असम में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? बताना है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा होना चाहिए, अरमाकोंडा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलान स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है, अर्थात दोनों मिलती है यहाँ पे। और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों की सीमा पर ये अवस्थित है। वहीं बात करें इसे ऊंचाई के बारे में, तो डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है ना। और नीलगिरी पर्वत पर उटक मंडलम या ऊटी अवस्थित है। सवाल पूछा जाता है कि ऊटी कहाँ अवस्थित है ना, या उटक मंडलम कहाँ अवस्थित है? तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, आपको याद रखनी है। वैसे बात करें दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो अनायमलाई पर्वत पर स्थित है। और अनाईमुड़ी अगर बात करें उसकी चोटी ऊंचाई, तो ये 2695 मीटर है, आपको याद रखनी है। और अनाईमुड़ी पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। ठीक, तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? आपको बताना है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखनी है। राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए होते हैं, है ना, उस पर सिर्फ राज्य विधानमंडल ही उस पर नियम या विधि बना सकती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे बात करें कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संघ सूची का विषय है, आपको याद रखनी है। कृषि भूमि से भिन्न, है ना, कोई दूसरा कुछ बात करें संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में, तो ये शुल्क जो संघ सूची का विषय है, आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया? 61वां, थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 61वां होना चाहिए।
और 71वां, 81वां एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61वां। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों के मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 1000 मीटर, और नीचे 10 मिनट को इसमें सेकेंड में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 600 सेकेंड। ठीक ना। अब इसे हम लोग बदल लेंगे किस में, इसे बदल देंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए बदलने का ट्रिक क्या है, 18 गुना 5 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मसा 15 है और उनका यहाँ पे ये लघुत्तम होना चाहिए था, लघुत्तम संवर्तक ये 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मसा 15 है और उनका जो लघुत्तम संवर्तक है ये 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या का यदि 435 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF गुना LCM। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे 435, दूसरी संख्या नहीं पता है, निकालनी है। HCF कितना दे रखा है 15, और उसका लघुत्तम संवर्तक दे रखा है, LCM दे रखा है 6090। इधर गुना में इधर आगे तो भाग में आ जाएगा, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 15 गुना 6090 डिवाइडेड बाई 435। ठीक है, इसे काटेंगे तो 15 दूनी 30 और उतर जाएगा 13, और 15 नवा 35 से ना, तो ये 9 बार में कट जाएगा, 15 नवा 35 से। ठीक ना। आप इसे काट के देखिए 29 से कितना बार कटता है, 29 दूनी 58 हो जाएगा, 2 उतरेगा 9, 29 से कम 29 और 0 210। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिए ये फार्मूला का यदि आपसे पूछा जाए कि ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला कहाँ से बना है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल समझाऊं, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 12 और 18। ठीक है, जिसे पता होगा वीडियो इसको स्किप कर सकते हैं आप, जिसे नहीं पता है उसे देखना है इसको। ठीक है, तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम वाले निकालते हैं तो 12 18 कैल्शियम क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा 36। ठीक है, 18 दूनी 36, 12 36, कॉन्सेप्ट पता होगा। इसके बाद है HCF, तो HCF निकल जाएगा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, है ना। देखिए एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि दो संख्याओं को लीजिए और एलसीएम निकालने के लिए जो दो में से बड़ी संख्या होती है उसे पकड़िए। तो इसकी बड़ी संख्या कितना है 18 है, जिसका एलसीएम या तो 18 होगा या तो 18 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 18 देखेंगे पहले 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 18 का अगला मल्टीपल लेंगे 36 होता है। तो 36 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से 36, 18 से भी भाग लग रहा है, 18 दूनी 36, तो इसका एलसीएम 36 होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो ये 36 हो गया। दूसरा है यहाँ पे कि एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालें, तो देखना यहाँ पे जो दो संख्या दे रखी है उसमें से छोटी संख्या कौन है, तो ये है 12। तो इसका एचसीएफ या तो 12 होगा या तो 12 का कोई गुणनखंड होगा जो कि उससे छोटा होगा। तो इसका गुणनखंड 12 के बाद दूसरा फिर कौन होगा, 6 होगा। तो देखिए 6 के टेबल में 12 18 आता है, हाँ आता है, और 6 के टेबल में 12 भी आता है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, 12 का इसके अलावा यार कौन कौन हो सकता था, 3 और फिर 3 दूनी 6, 3 4 12, इसके बाद फिर 4 भी होता, 4 भी लिख सकते थे, फिर 3 भी लिख सकते थे। तो देखिए 3 से तो भाग लग रहा है, लेकिन हमको बड़ा नंबर चाहिए, या तो 12 अगर 12 से छोटे की तरफ जाएंगे जो पहले मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। वही कॉन्सेप्ट लगाना है एलसीएम का, दोनों में से बड़ी संख्या लेना है और बड़ी में से देखना है उसका वो या तो वही हो सकता है या तो उसका कोई भी होगा तो मल्टीपल ही होगा, जैसे 18 36 54 72 ऐसे। ठीक है, अब देखिए
अब जब हम 12 और 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुना 18 करेंगे तो 12 96 के 6 और 12 एकम 12 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। 12 96 का 6 हाथ में 9 और 12 एकम 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 216। जब हम 12 और 18 को मल्टीप्लाई किए, 12 और 18 को मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला 216। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम को गुना कीजिए, अर्थात 36 गुना 6 कीजिए तो क्या मिलेगा 6 6 36, 6 3 18 और 3 21। तो अब देखेंगे कि 12 गुना 18, 12 गुना 18 और 36 गुना जब 6 करते हैं आप तो इसका भी वैल्यू 216 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 216 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कई ऑप्शन है इसको बनाने के लिए। पहला तो यहाँ पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में पहले साल में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहला साल में अगर हम निकालें तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो भी वही निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो भी वही निकलेगा, क्योंकि फिर अगला साल जब फिर निकालेंगे तो ब्याज का ब्याज निकलेगा। तो ज़रा सोचिए कि जब बात हो रहा है यहाँ पे 2 साल का, तो 2 साल में ब्याज में अंतर कहाँ आया होगा, कहीं ना कहीं पहला साल में तो कोई अंतर नहीं रहा होगा, है ना। पहला साल में अगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अगर 100 रुपया तो साधारण ब्याज भी 100 रुपया होगा, या साधारण ब्याज 100 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपया होगा। लेकिन दूसरे साल में फिर अंतर कहाँ से आएगा, तो दूसरे साल में ब्याज तो सेम रहेगा, लेकिन ब्याज का जो ब्याज होगा ना उसमें अंतर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि निकाल करके ये जो धनराशि दे रखा है इसका ब्याज निकालिए और ब्याज का ब्याज निकाल के देखिए, फिर अंतर किस में आता है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। इसमें आप पहला तो ध्यान ये रखिएगा कि अगर ऑप्शन से बना रहे हैं तो जो ऑप्शन में जो सीधा सीधे अमाउंट होगा ना पहले उसका कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा थोड़ा सा जो उसका जो ऊपर का नंबर होगा, जिससे मान लीजिए 400 रुपये हम यहाँ पे दिख रहे हैं, इसकी सीधा सीधी नंबर दिख रहा है तो 400 रुपये लेकर के चलेंगे। ठीक है, इधर भी 400 ले लेते हैं। ये 400 का अगर हम 5% से निकालते हैं साधारण ब्याज तो कितना निकलेगा 5 चौक 20 रुपये निकलेगा। तो बताइए 400 का फिर दूसरे साल का भी कितना निकलेगा 20 रुपये निकलेगा, नहीं टोटल कितना निकला 40 रुपये निकला। अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें पहले साल का 5% तो कितना निकलेगा, जाहिर सी बात है 20 रुपये ही निकलेगा। दूसरे साल का निकालें यहाँ पे तो 5% से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 20 रुपये निकलेगा। लेकिन दूसरे साल में देखेंगे कि इस 20 रुपये का भी आपको क्या देनी है 5% निकालना होगा, तो 20 25 100 यानी कि ये 5 से 5 कर जाएगा तो 1 निकल जाएगा। तो पहले साल में कोई अंतर तो नहीं दिख रहा है, और दूसरे साल में देखेंगे यहाँ पर 20 और 1 21 रुपया और उसमें से 20 रुपये इसमें मिल रहा है, तो 21 में से 20 जाएगा तो बचा 1 और 1 ही रुपये का अंतर है। अर्थात इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि ब्याज का एक तो निकालिए, आपका क्या निकालना है ब्याज निकालना है। ठीक है, और ब्याज दूसरा 2 ही साल का पूछेगा तब कि आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ब्याज निकालिए और फिर ब्याज का फिर ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, और फिर दोनों का अंतर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का हो जाएगा यहाँ पे कितना 20 और 1 21 हो जाएगा, इधर 20 और 1 21 और यहाँ पे 20 रुपया। तो ये दूसरे साल का, पहले साल में तो कोई अंतर ही नहीं रहने वाला। अगर पूछा जाए एक साल में कितना अंतर होगा तो 0 होगा, दूसरे साल में ही अंतर आएगा। अंतर कहाँ से आएगा ब्याज का जो आप ब्याज निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्याज का ब्याज निकाले यही सिर्फ अंतर पैदा कर रहा है, कोई भी अंतर पैदा नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 20 रुपया और यहाँ पर कितना निकल रहा है 21 रुपया। तो सिंपल से कुछ नहीं करना था, क्या करना था देखिए हमें 1 रुपया का अंतर चाहिए ना, तो 400 का क्या करने वाले हैं हम लोग 400 का निकालेंगे 5%, तो निकल गया कितना 5 और 20 रुपया। और दूसरे साल का जब निकालेंगे तो 20 निकलेगा और इसका भी 5% जब निकालेंगे तो 1 रुपया आना चाहिए। तो 20 25 100 और 5 से 5 कट जाएगा तो 1 निकल जाएगा, और यही 1 रुपया अगर आ गया तो आपका समझिएगा कि वही उसका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता। चलिए अगला सवाल है, यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जो भी यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में आपको ये बतानी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला जा रहा है वैसे हम लोग करेंगे। जैसे 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 6 CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू बोल रहा है वो कि 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं CP इक्वल टू SP
इक्वल टू SP का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और CP का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, है ना। जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 6 का गुना CP से हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, और SP का गुना 7 से करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 7 है, तो सेल्स प्राइस कितना है 6 है। तो आप बताइए ज़रा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हानि दिख रहा है या फिर प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट या लॉस क्या दिख रहा है। तो जाहिर सी बात आप कहेंगे कि सर कॉस्ट प्राइस आपका 7 रुपये और सेलिंग प्राइस आप 6 रुपये बता रहे थे, इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको हानि हो रही है। तो एक तो आपका ये नहीं होने वाला, कभी लाभ कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, हानि ही होगा, लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 7 रुपये कह रहा है और सेलिंग प्राइस 6 रुपये कह रहा है। ठीक, अब देखिए परसेंटेज लाभ निकालने के हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लाभ या हानि निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, लाभ या हानि। तो देखिए 7 रुपये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 6 रुपये, अर्थात 1 रुपये का अपनी यहाँ पे हानि हो रही है। कितना में से, तो आप कॉस्ट प्राइस लेंगे या फिर सेलिंग प्राइस लेंगे, अब ये बताइए ज़रा। तो आप लेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग किस पर निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 7 है इंटू 100, तो अब निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। 1/2, 2/5, 4/7, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बनाने के यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि 7/8, माफ़ कीजिएगा 7/18 को पहले से दशमलव में चेंज कर लीजिए। इसे जब दशमलव में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.388। ठीक, और 2 अंक भी लेकर चलेंगे तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, किसी किसी केस में आपको 3 अंक तक लेकर चलना होता है। और 3/5 को अगर देखेंगे आप तो 5 छक 30 आने की से 0 उठा सकते हैं, 3 अंक तक ले लेते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.388 और इसके बीच में जो भी संख्या होगी इससे ये बड़ा होगा और इधर से इसे छोटा होना चाहिए, जो भी इसके बीच की संख्या होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं 1/2। 1/2 का मतलब कितना, 0.5। 0 आने कह सकते हैं क्या इसी बीच की संख्या है, बिल्कुल है, सही दिख रहा है ना, इसी बीच की संख्या दिख रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं 2/5। 2/5 देखेंगे तो 2/5 को अगर डिवाइड करेंगे तो दशमलव देकर के 5 चौक 20। ठीक है, 0.44 आ जाएगा। और 4/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 0.7 चौक 28, 7 से 35, 5 में चला जाएगा ये, और 35 5 0 अर्थात 7 49। ठीक है, 3 अंक लेंगे तो 570। तो अब देखेंगे कि 0.600 से ये छोटा है और 0.03 से ये भी बड़ा है। ये भी देखेंगे इसी के बीच में और ये भी इसी के बीच में। तो तीनों देखेंगे, ये तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं ABC, ये सभी 7/18 और 3/5 के बीच में स्थित हैं। पूछा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E, ऊपर में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बनाने का सबसे आसान तरीका है। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर बहुत सारे आपके पास ट्रिक हो सकते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो हमारा जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, जो गलती कभी नहीं हो सकता, वो यही है कि इसे दशमलव में चेंज कर लें और फिर देखें उसके बीच में है या नहीं है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी भवन में 24 बेलनाकार हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसी भवन में 24 बेलनाकार हैं, बेलनाकार खंभे वगैरह जो भी होंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बेलनाकार का होगा। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दे रखा है, इसकी त्रिज्या के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसे फिर से रफ बना लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है, इसी त्रिज्या दे रखा है आपका 28 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट दे रखा है वो कितना है, हाइट दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 रुपये मीटर स्क्वायर के रेट से इसे पर खंभों को क्या करना है, रंगाई करनी है। तो आपको करना क्या चाहिए कायदे से कि जो सेंटीमीटर में उसे मीटर में आप बदल लीजिए। तो बदलेंगे तो निकल जाएगा 0.28 मीटर। तो ये भी मीटर बदल गया, ये मीटर बदल गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, फार्मूले पर बैठा करके इसको आंसर लानी है। तो हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है बेलन का, क्या होता है, 2πr/h होता है। तो 2 का 2 पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान कितना हो जाएगा, r का मान, रेडियस इसका कितना है 0.28, और हाइट कितना है 4 है। ठीक है, और ऐसा ये तो एक का हुआ, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ एक बेलन का। ऐसा कितना मेरे पास बेलन है, बेलनाकार का है,
तो 24 है, तो 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये तो निकला, जितना भी निकला होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, रेट कितना लग रहा है, 8 रुपया। हम जब पेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने में जो दाम है वो रेट लग रहा है 8 रुपया। तो इतना का कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बस इसको क्या करना है, सॉल्व करनी है। तो सॉल्व कर दीजिए, 7 चौक 28। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी इधर हो जाएगा 44 गुना 0.04 इंटू 24 चक 96 गुना 8। ठीक है, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा जो गुना करने पर वो आएगा 1351.68। ठीक है, सो कर दीजिएगा, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, पदों में वरीयता क्रम में, ये क्रम होगा, में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है। बताना है, दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से बताना है कि सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है। तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों के वरीयता क्रम में सबसे उच्च पद पर कौन से होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, इन सब में सबसे इनका उच्च पद होता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। बताना है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। जेवी मावलंकर, एम ए अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, एम ए अयंगर। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, प्रथम लोकसभा की अवधि 17 अप्रैल 1952 से लेकर के, ठीक है, 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 1957 तक रही थी। ठीक है, और प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, आपको याद रखना है। यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा गया था तो उपाध्यक्ष कौन है, अयंगर है, जबकि अध्यक्ष पूछा जाए तो मावलंकर है। ठीक ना, इन दोनों के बारे में याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो ध्यान रखना है, पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। बात करें कंट्रोल करने वाले में किस में समर्थ होता है, तो ये एकाधिकार जो होता है ना, जैसे मार्केट में मान लेते हैं कि सिर्फ सब मान लेते हैं, कोई मार्केट गया हुआ है और देख रहा है कि टमाटर सिर्फ आप ही के पास और किसी के पास नहीं है, तो आप मनमाना चाहे जिस भी आप कीमत लगा दें, 50, 100, 200 जैसे चाहे हम बेच सकते हैं, वो आपका एक अधिकार हो गया। लेकिन मार्केट मान लेते हैं कि वो कई लोगों के पास है, तो फिर वहाँ पर स्पर्धा आ जाती है कि भैया हम 5 रुपये देंगे, चलो मेरे पास आ जाओ 3 रुपये ही देंगे, नहीं चलो हम 2 ही रुपये दे रहे हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन हो जाता है, तो फिर रेट वो थोड़ा सा किसी का अधिकार भी नहीं रह जाता। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में सिर्फ किसी के पास, एक ही के पास कोई वस्तुएं हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि कंट्रोल करना आसान हो जाता है और आप अपने इच्छा से रेट तय कर सकते हैं। तो इसका फिलहाल सही आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।